Dear students, today we are going to learn what is PC. PC means purchase consideration. We have seen in the last video amalgamation, absorption and external reconstruction. In the amalgamation, there is two companies are dissolved and two times business purchase. मीन्स क्या होता है इसमें कि दो बार कोई कंपनी डिज़ोल्व होती है और दो बार ही कोई नई कंपनी उनका बिजनेस परचेस कर लेती है. अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोई ओल्ड कंपनी डिज़ोल्व होती है और कोई नई मतलब ओल्ड कंपनी ही उसका बिजनेस परचेस करती है. और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई ओल्ड कंपनी डिज़ोल्व होती है और नई कंपनी फॉर्म की जाती है. इसे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं. ठीक है, तो अभी ओल्ड कंपनीज डिज़ोल्व होंगी मतलब उन्हें उनके ओनर्स को कुछ तो पेमेंट की जाएगी, है कि नहीं. कुछ पेमेंट तो दिया ही जाएगा. तो जो पेमेंट उनको किया जाएगा तो उसे हम परचेस कंसिडरेशन कहते हैं. जो भी पेमेंट वेंडर कंपनीज़ को की जाएंगी उसे कहते हैं परचेस कंसिडरेशन. ठीक है, वो किसी भी प्रॉब्लम में हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे अमालगमेशन हो, अब्जॉर्प्शन हो, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन हो, सब में वर्किंग सेम है. ठीक है, सब में परचेज कंसिडरेशन दिया ही जाएगा. कंपनी के ओनर्स को कुछ तो पेमेंट की जाएगी, इसका मतलब क्या, परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा. ठीक है, तो एक्चुअली परचेज कंसिडरेशन होता क्या है. परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट विच इज पेएबल टू वेंडर कंपनी बाय एक्वायरिंग कंपनी. Okay, the amount which is payable to vendor company by acquiring company. मतलब वेंडर कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, जो कंपनी डिज़ोल्व हो रही है. ठीक है, जो कंपनी डिज़ोल्व हो रही है उसे वेंडर कंपनी कहते हैं और जो कंपनी उसका बिजनेस परचेस कर रही है उसे एक्वायरिंग कंपनी कहते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको. तो वे आगे बढ़ते हैं. परचेस कंसिडरेशंस के टू मेथड्स हैं. बेसिकली टू मेथड्स ही यूज़ होते हैं, और भी मेथड है बट ये मोस्ट ऑफ द यूज़ होने वाले मेथड्स हैं. जब तक आपको ये पता है कि टोटल पेमेंट कितने में हो रही है, मतलब 30,000, 3 लाख, 3 करोड़, आपको पता है ओनर्स को इतना कैश दिया जा रहा है, इतने शेयर्स दिए जा रहे हैं. अगर आपको सब पता है कि टोटल पेमेंट में क्या क्या दिया जा रहा है ओनर्स को, तो तब तक आप टोटल पेमेंट मेथड ही यूज़ करेंगे. जब कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई जाएगी देन हम पूछेंगे तेरे बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, तो एसेट्स से हम निकालेंगे उसकी टोटल फेयर वैल्यू. तो एसेट्स के फेयर वैल्यू से हम टोटल जो भी परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट होगी वो हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए कि मार्केट में एक बाइक है जिसकी फेयर वैल्यू 30,000 है, बट उसकी टोटल पेमेंट 35,000 में की जा रही है. अगर आपको पता है कि टोटल पेमेंट 35,000 में की जा रही है मतलब डील भी उतनी की हुई होगी. ठीक है, डील उतनी की हुई है इसीलिए टोटल पेमेंट भी 35,000 में की जा रही है. सो इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या हो गया कि इसमें टोटल पेमेंट मेथड यूज़ की है. कोई पेमेंट छुपाई नहीं गई, कोई कुछ नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे दी गई. बट अगर इसमें कहा जाता कि अगर फेयर वैल्यू 30,000 है, टोटल पेमेंट 30,000 की ही हो रही है और सम कैश, बट हाउ मच. सम कैश मतलब कितने कैश दी जा रही है, तो हम उस एसेट की सारी डिटेल्स निकालेंगे, उसकी फेयर वैल्यू भी देखेंगे, देन हम सम कैश पे करेंगे और बैलेंसिंग कैश निकालेंगे. तो उसे क्या कहेंगे, नेट एसेट मेथड. तब ये नेट एसेट मेथड यूज़ होगा. जब तक आपको पता चल रहा है कि पेमेंट कितने में हुई है, डील कितने में हुआ है, तब तक आप टोटल पेमेंट ही यूज़ करेंगे. जब आपको लगे कि कुछ पेमेंट छुपाई जा रही है तब आप नेट एसेट मेथड यूज़ करेंगे. ज़िंदगी में कभी भी सेकेंड
सेकेंड ऑप्शन को आप प्रेफरेंस नहीं देंगे, हमेशा फर्स्ट को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब क्या, टोटल पेमेंट मेथड को। टोटल पेमेंट मेथड से अगर आपको परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट पता नहीं चल रही है, फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है, तब आप नेट एसेट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी ए लिमिटेड ये कंपनी डिसॉल्व होने जा रही है। ठीक है, बट इसे टेक ओवर कौन कर रहा है? बी लिमिटेड। अभी ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, डिवेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, लोन है, और सम एसेट्स है। बट अभी बी लिमिटेड कंपनी के ओनर्स को पेमेंट करेगी। मतलब क्या, परचेस कंसिडरेशन देगी। ठीक है, परचेस कंसिडरेशन मतलब क्या भाई, जो भी अमाउंट उसे पे करनी होगी, द अमाउंट विच इज़ पेबल टू वेंडर कंपनी। तो अमाउंट में वो क्या पे करेगी? अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंपनी के ओनर्स कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, फिर वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, कोई भी हो, बट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो जो भी पेमेंट इन दोनों को की जाएगी ना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इनकी पेमेंट गिनी जाएगी। जो भी इनको पेमेंट किया जाएगा वो परचेस कंसिडरेशन में ऐड होगा। बट जो भी पेमेंट इनको की जाएगी ना, ये परचेस कंसिडरेशन में ऐड नहीं होगा, बिकॉज ये कंपनी के ओनर्स नहीं है, ये है ओनर्स, या दे आर द रियल ओनर्स। सो जो भी पेमेंट इन्हें की जाएगी वो परचेस कंसिडरेशन में ऐड होगी। फिर मैं इन्हें चाहे शेयर्स दूँ, डिबेंचर्स दूँ, कैश दूँ, या ड्राफ्ट दे दूँ, या फिर कोई बैंक दे दूँ, सो ये जो भी इनको मैं दूँगी वो परचेस कंसिडरेशन में गिना जाएगा। भले इनको मैं डिबेंचर्स दे दूँ, कैश दूँ, कुछ भी दे दूँ, बट इन्हें जो भी पेमेंट किया जाएगा ना वो परचेस कंसिडरेशन में ऐड होगा। बट डिबेंचर, क्रेडिटर्स एंड लोन, इन्हें जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें अगर हम कुछ भी पेमेंट करेंगे, उन्हें चाहे मैं शेयर्स दे दूँ, डिबेंचर्स दे दूँ, कैश दूँ, सम ड्राफ्ट्स दे दूँ, पर इनकी जो भी पेमेंट की जाएगी ना ये परचेस कंसिडरेशन में ऐड नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर्स, दे आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर्स। ओनर्स को जो भी पेमेंट की जाएगी वो गिना जाएगा परचेस कंसिडरेशन में। बट इन्हें आप कितनी भी पेमेंट कर दो, जितनी पेमेंट है उनकी सब पेडअप कर दिया, फिर भी इनकी जो भी पेमेंट की जाएगी ना ये परचेस कंसिडरेशन में कभी ऐड नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट। अभी नेट पेमेंट में क्या, अभी हमने देखा अभी कि ए लिमिटेड में शेयर होल्डर्स थे, मान लीजिए वो 2 करोड़ के शेयर होल्डर्स थे और प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ का था। ठीक है, तो बी लिमिटेड ने उन्हें 2 करोड़ की इक्विटी शेयर्स दिए थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ए लिमिटेड के, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स दिए और 1 करोड़ के कैश दिए। तो टोटल पेमेंट कितने में हुई? 4 करोड़ में। सो पेमेंट, जो टोटल पेमेंट थी वो 4 करोड़ में हो गई। मतलब क्या, यहाँ पे कुछ भी पेमेंट, मतलब कोई भी बात छुपाई नहीं गई है। सो ये कौन सा मेथड हो गया? नेट पेमेंट मेथड। मतलब आपको सब कुछ दिया गया है, सब कुछ पता है कि आपको कितनी पेमेंट, कितने शेयर होल्डर्स को दिए, कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया, कितनी कैश गई, तो पूरी डील कितने में हुई है, ये सब आपको पता है। तो ये परचेस कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से गिना गया है। ठीक है, हमेशा हम प्रॉब्लम में क्या करेंगे, पहले नेट पेमेंट मेथड से ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तब हम नेट एसेट मेथड यूज़ करेंगे। नेट एसेट मेथड में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से ए लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें 2 करोड़ के इक्विटी शेयर दे दिए, 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर दे दिया, और सम कैश, बट हाउ मच? ठीक है, अभी कैश छुपाई गई है, तो कैश की जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो भी तो हमें ढूंढना है, तभी तो पता चलेगा कि टोटल परचेस कंसिडरेशन कितने की हुई है। ठीक है,
तो हम ए लिमिटेड से पूछेंगे कि ए लिमिटेड तेरी एसेट्स कितनी है, तेरी एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या है। तो उसने कहा कि 6 करोड़ की हमारी फेयर एसेट्स की वैल्यू है। तो बी ने कहा ठीक है, फिर ऐसी कोई लायबिलिटीज़ भी है जिसको हम टेक ओवर करने वाले हैं। तो उसने कहा हाँ, मेरे लायबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू 2 करोड़ से। तो 6 करोड़ से हमने 2 करोड़ मतलब क्या, एसेट से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो जो जितनी भी मतलब पेमेंट आएगी, मतलब जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, उससे करेंगे हम नेट एसेट मेथड, और नेट एसेट पेमेंट की जो भी वैल्यू होगी वो हम इसी से डिसाइड करेंगे। परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू भी यही होगी। जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं उनसे फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा पीसी, मतलब परचेज कंसिडरेशन की नेट वैल्यू। जो हम परचेज कंसिडरेशन करने वाले हैं, जो भी परचेज कंसिडरेशन हम वेंडर कंपनी को देंगे, उसकी फेयर वैल्यू पता चल जाएगी, इतने में डील होनी है, इतने में डील की जाएगी। ठीक है, तो और सम कैश, मतलब हमें पता चल गया ना कि 4 करोड़ ये इतने में डील होने वाली है, तो कैश कितने की हो गई फिर 1 करोड़ की। अगर हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारी मतलब लायबिलिटीज़ की जो भी वैल्यू है, फेयर वैल्यू, वो 2.5 करोड़ की है। ठीक है, 2.5 करोड़ की है, तो यहाँ पे अभी बैलेंस कितना रह गया, 3.5 करोड़। ओके, सो 3.5 करोड़ की हमें पेमेंट अभी ए लिमिटेड को करनी है। सो यहाँ पे भी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 3.5 करोड़। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो ये है 2 मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन, हाउ टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी कि हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।